अब ये साई स्क्वायर है और स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव का स्क्वायर तो स्क्वायर होता ही है, यहां पे 0 आ जाएगा, अगेन साई स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, तो साई स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। तो वो आपसे कहते हैं कि साई स्क्वायर दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, इट इज probability of finding electron around the nucleus and its value is going to be either positive or 0। इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव। तो आप कह सकते हो पॉजिटिव और 0। तो आपसे कह रहे हैं साई स्क्वायर जो है वो मोर सिग्निफिकेंट हो गया, ज्यादा सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू साई। आई रिपीट, दोबारा से साई टॉपिक को ध्यान से देखो। हम ये कह रहे हैं कि अब जो मॉडल हमने स्टार्ट करना है या करने जा रहे हैं, that is called quantum mechanical model or we can say wave mechanical model। ये जो मॉडल है ये किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला पे बेस्ड है, यानी ये कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड डायरेक्टली नहीं है। तो इस मॉडल में हम कहेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल इक्वेशन दैट इज कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो हम करने वाले हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है। यहाँ पे हम पूरी तरह से फेथ करके चल रहे हैं कि डी ब्रॉगलीज ड्यूअल नेचर इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक है और हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है। और वाकई ये दोनों प्रिंसिपल्स, ये दोनों लॉज जो स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल करेक्ट है भी। अब ये क्योंकि इस इक्वेशन को समझना है तो मुझे पहले साई समझना पड़ेगा। तो साई क्या है? इट्स अ सिंबल ऑफ वेव फंक्शन। हम कहते हैं साई का नाम रखना हो तो हम क्या कहेंगे? We'll name it as wave function. तो psi is called wave function. PSI मतलब P silent है. It is amplitude of electronic wave. यानी अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चल रहा है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको हमने साई बोला है। फिर हमने कहा साई को साई स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वी हैव टेकन द स्क्वायर ऑफ इट। साई स्क्वायर इट इज नेम्ड एज प्रोबेबिलिटी। अगर मैं इस साई का स्क्वायर करूंगी तो डेफिनेटली स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ 0 इज 0 एंड स्क्वायर ऑफ नेगेटिव इज अगेन पॉजिटिव। जैसे -2 का स्क्वायर करें तो क्या बन जाएगा? +4 करेक्ट। तो वो आपसे कह रहे हैं ये प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी आप अगर इलेक्ट्रॉन को ढूंढना चाहते हो तो आपको श्योरिटी तो है ही नहीं, तो आपने पहले ही कहा था वी आर नॉट सर्टेन अबाउट द पोजीशन, हमें श्योर कुछ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? वी जस्ट वांट टू नो दैट कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या प्रोबेबिलिटी रखता है, प्रोबेबिलिटी चांस, व्हाट आर द चांस टू गेट इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, वो कितने % कहाँ पे हो सकता है, वो हमें पता चल सकता है बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर। और साई स्क्वायर क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा है, आपको श्योर बताना चाह रहा है कि कितने चांसेस हैं किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हो जाने के, यहाँ पे पा लेने के, तो वो कह रहे हैं कि साई स्क्वायर इज मोर सिग्निफिकेंट, मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू साई, क्योंकि साई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं है। बेटे किसी भी चीज को अगर आपने समझना है उसकी पोजीशन को, अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो उसकी पोजीशन में नेगेटिव वैल्यू को एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस में नेगेटिव एक्सप्लेनेशन मुश्किल है।
या तो आपको कोई चीज दिखती है, या कोई चीज होती है, या फिर नहीं होती है। तो कहते हैं होने और ना होना, इन दोनों को तो समझा जा सकता है, बट फिजिकली हम ये समझ नहीं पाते कि नेगेटिव एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होगा। तो उन्होंने कहा साई की वैल्यू में प्रॉब्लम थी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो साई को नेगेटिव जब आप कहोगे एक मीन पोजीशन से नेगेटिव पोजीशन में इलेक्ट्रॉन है, तो उसे बच्चों को समझा पाना या थ्योरी में समझ पाना मुश्किल था, इसलिए हमने उसको क्या बना लिया हुआ है साई स्क्वायर। एंड साई स्क्वायर हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास था फर्स्ट पार्ट कि अब जो मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। यहां तक समझ आया बच्चे सबको? क्लियर है? अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की ये जो इक्वेशन है जिसको हमने कहा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, मैं इस इक्वेशन को लिखने लगी और हमें इसके न्यूमेरिकल्स नहीं करने, इसलिए ना डरना मत, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन given by Erwin Schrödinger, given by Erwin Schrödinger in around 1926। तो काफी लेट हमें, यदि आप सोचो कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद 1 सेंचुरी पहले ही हमें इसके बारे में पता चला था। ये इक्वेशन कहती है कि कर्ली स्क्वायर साइन by curly x square plus curly square sin upon curly y square plus curly square sin by curly z square plus 8 pi square m divided by n square h square e minus v psi is equal to 0। न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं, इसलिए मुश्किल भी नहीं है। अब इस इक्वेशन को देख के समझ आ रहा है कि वो साई को यूज कर रहा था, इसलिए हमें साई के बारे में पता होना चाहिए था। तो इस इक्वेशन में वो कहते हैं कि साई जो है दैट इज वेव फंक्शन, उसको यूज करके जो इक्वेशन बनाई गई है इसका नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब यहाँ पे कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली एक्स स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? वो कहते हैं इसका मतलब है फिजिक्स की टर्म में डबल डिफरेंशियल ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर आप एक्स एक्सिस कह सकते हो। तो नेचुरल कर्ली स्क्वायर साई बाय कर्ली वाई स्क्वायर क्या होगा? डबल डिफरेंशियल ऑफ साइन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। कर्ली स्क्वायर साई अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा? इट इज अगेन डबल डिफरेंशियल ऑफ साइन विद जेड एक्सिस। 8 and pi are constant। हाँ जी बेटे, m is reduced mass, n क्या है? नंबर ऑफ शेल। h हमारे पास क्या आएगा? प्लैंक्स कांस्टेंट। E क्या है? टोटल एनर्जी। V इज पोटेंशियल एनर्जी। साई आपको पता ही है और इट इज ऑल इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हाँ जी बेटे, यहां तक समझ आया सबको? ठीक है। डबल डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? आप सबने फिजिक्स में किया होगा, dx by dt क्या था? डिफरेंशिएशन किया ना आपने। तो जैसे आप सिंगल डिफरेंशियल लेते हो ना dx by dt,
तो वो सिंगल डिफरेंशियल होता है। ऐसे ही अगर आप थोड़ी सी और एडवांस्ड फिजिक्स पढ़ोगे तो यू विल हैव सम डबल डिफरेंशियल एंड दैट इज कर्ली स्क्वायर x बाय कर्ली t। आप कहते हो कर्ली स्क्वायर x बाय कर्ली t स्क्वायर, उसे बोलते हैं डबल डिफरेंशियल। क्लियर? समझ आया बेटे? Where is Ishan? ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सबको? तो डबल डिफरेंशियल इज, जब आपने कहा डबल डिफरेंशियल तो इट्स अ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, तो आपको ये उसका कॉन्सेप्ट है। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स में, तीन कोऑर्डिनेट सोचने का मतलब एटम कैसा होगा? 3 डायमेंशनल, क्योंकि अगर 2 डायमेंशंस होता तो हम 2 कोऑर्डिनेट्स लेते, वो अब 3 कोऑर्डिनेट में बात कर रहे हैं, इसका मतलब इट इज 3 डायमेंशनल टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस। 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m इज रिड्यूस्ड मास, n इज शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, h is Planck's constant, E is total energy and V is called potential energy into psi is equal to 0. Done? हाँ जी बेटे, समझ आया? अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यानी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो व्हेन वी सॉल्व दिस इक्वेशन तो वी कैन थिंक अबाउट द, वी कैन कैलकुलेट अबाउट समथिंग प्रोबेबिलिटी रिलेटेड थिंग्स। तो कहते हैं हमने इस इक्वेशन को यूज करना है फॉर गेटिंग द एटॉमिक सिस्टम, एटॉमिक मॉडल। नेचुरली हम यूज नहीं करेंगे, हम तो इसका जो डिराइव्ड वर्जन है, जो इसने सोच के कैलकुलेशन से निकाला, वो हम यूज करेंगे, पढ़ेंगे। मैथमेटिकल सॉल्यूशन जो हमने सॉल्व किया, तो मैथमेटिकल सॉल्यूशंस बाय यूजिंग दिस इक्वेशन आर in 99.9% agreement with the actual observations। इस इक्वेशन को यूज करने का फायदा ये हो रहा है कि जो भी हम इसमें डालते हैं वैल्यूज और एटम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, जो आंसर्स इस इक्वेशन से आते हैं वो 99.9% हमारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के साथ मैच करते हैं। तो आप यही कहोगे ना कि काफी ठीक है, बिल्कुल 99.9% आप ठीक सोच पा रहे हैं। तो इसलिए आपके पास जब हम एटम को पढ़ते हैं तो हम एटम को इसी कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे पढ़ते हैं। तो जो भी अब आप मॉडल पढ़ रहे हैं, मैंने क्या बोला, इट मींस 99.9% ठीक पढ़ पा रहे हो। एटम को 100% तक अभी हम नहीं जान पाए हैं, लेकिन 99.9% तक जितना हमने समझा है, हमारी ऑब्जर्वेशंस और हमारी कैलकुलेशंस उससे मैच कर रही है। यानी इसका जो रिजल्ट आएगा और जो हमारा ऑब्जर्वेबल रिजल्ट होगा वो 99.9% सेम आएगा। तो ऐसे समझ के देखते हैं बेटे, नेचर को समझना या एटम को समझना। यस बेटा, दिस इज द फाइनल मॉडल, राइट। अभी तक हम यहाँ तक ही पहुंचे हैं। आई डोंट नो कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद क्या होने वाला है, बट द पॉइंट इज अब तक हम यहाँ तक एटम को समझ पाए। पॉइंट ये यहाँ पे आ रहा है कि जब हम एटम, नेचर को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, व्हेनेवर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड नेचर, तो नेचर हमें, क्या हम उसे पढ़ पाते हैं? तो आंसर इज नो। एक्चुअली नेचर ने हमें एक ब्रेन दिया है, हम उस ब्रेन को यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड दाई हिमसेल्फ। यानी आप नेचर को समझने के लिए इसी ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हो, और ब्रेन किसने दिया आपको? नेचर ने, राइट। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज को समझते हैं, साइंटिस्ट जब बनते हैं, तो साइंटिस्ट मतलब एक ऐसा बंदा जिसको एक धुन है, जिसके अंदर एक जुनून है कि मुझे कुछ ढूंढना है, मुझे कुछ करके निकाल के बताना है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फैक्टर, मुझे समझना ही है। और फिर वो उस पर सोचता रहता है, मतलब
अपनी मेमोरी का, अपने ब्रेन का कोई पार्ट उसे यूज करता रहता है जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। या लाइफ में वो कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहा है और बहुत अच्छा ऑब्जर्वर है। तो धीरे धीरे ऑब्जर्वेशंस भी नेचर ने ही की है, पढ़ भी नेचर खुद ही रही है, लेकिन उसके पास क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर ये सारी मेमोरीज हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ओपन अप हो जाता है और उस इक्वेशन, उस सिस्टम को नेचर से डिस्क्लोज कर देती है। तो आप कहते हो कि साइंटिस्ट ने एक डिस्क्लोजर दिया, तो नेचर को पढ़ने के लिए बिना नेचर के तुम उसे पढ़ भी नहीं सकते। नेचुरल चीजें, कोई भी चीज समझने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट नेचर इटसेल्फ होती है। यानी बिना इस दिमाग के, बिना इन ऑब्जर्वेटरी स्किल्स के आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं समझ सकते। ह्यूमन पॉपुलेशन यानी हम अगर ध्यान से सोचें तो हमें लगता है शायद वी आर वेरी पावरफुल, वी आर वेरी इंटेलिजेंट, वी कैन डू समथिंग। जो हम कर रहे हैं बेसिकली आप कर किसकी हेल्प से रहे हो? यू आर डूइंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ नेचर इटसेल्फ। अगर नेचर तुम्हारे साथ ना हो, तुम्हारा आईक्यू ही ना हो, तुम्हारा ब्रेन डंप हो जाए, तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आपने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बिल्कुल जिंदा होते हैं लेकिन अपना खाना भी खुद नहीं खा सकते। तो अगर आप कुछ भी कर पा रहे हो, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ नेचुरल एनर्जीज। उसके बिना हम कुछ नहीं कर पाते। तो अब तक नेचर ने हमें एटम का 99.9% पार्ट डिस्क्लोज कर दिया है, बता दिया है, समझा दिया है, और जिसके बेसिस पे हमने क्या क्रिएट कर दिया? न्यूक्लियर पावर। और फिर कोई भी एनर्जी चेंजेस, एटम को समझने के बाद अगर आपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, तो नेचर ये कहेगी मैंने तुम्हें जिस चीज की नॉलेज दी, डिस्क्लोज किया, तुम उसका मिसयूज कर रहे हो। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। तुम्हें कुछ, जैसे आप अपने फ्रेंड को कोई चीज बता दो कि मेरे घर की अलमीरा की चाबी यहाँ पड़ी है, तो आपने क्यों बताया? क्योंकि आपने उस पर फेथ किया कि वो एक अच्छा इंसान है और आपकी अलमीरा में से कुछ नहीं निकालेगा। लेकिन अगर वो चाबी निकाल के उसमें से कुछ निकाल ले, तो व्हाट यू विल से कि उसने आपकी विश्वास का, आपके फेथ का मिसयूज किया। तो सेम इज द केस विद ह्यूमन पॉपुलेशन। अब तक हम, नेचर ने हमें जो भी बताया, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी, हमने उसका कुछ पॉजिटिव यूज किया, कुछ नेगेटिव यूज किया, लेकिन धीरे धीरे हमें अब समझ आ रहा है कि हमने शायद उसका नेगेटिव यूज ज्यादा ही कर लिया। हमने नेचुरल सिस्टम को खराब किया, हमने जंगलों को काट दिया, हमने एनिमल्स को एंडेंजर्ड स्पीसीज में कन्वर्ट कर दिया, बहुत सारी स्पीसीज गायब हो गई इस दुनिया से। हमने यूनिवर्स में गार्बेज फेंकने के प्लान बनाए, हमने पॉलीमर्स बना के पॉल्यूशन बढ़ाया, हमने ग्लोबल वार्मिंग जैसी मुसीबत खड़ी कर ली, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और हम इतने सेल्फिश हो गए कि हमने सिर्फ अपने लिए जीना सीखा, हमने कभी किसी तीसरी स्पीसीज को अपने लायक ही नहीं समझा। हमें लगता है कि शेर को मारना, क्योंकि हमने गोली बना ली है, वी हैव अ बुलेट विद अस, हम लायन को मार सकते हैं, हम इसलिए लायन की टेरिटरी में जाएंगे और उससे तो पंगे लेंगे। वो अपने जंगल में रह रहा है, वो तुम्हारे पास नहीं आता, तो तुम क्यों उसके पास जाके उसे मारना चाहते हो? तो रीजन क्या है? द पावर यू हैव। क्योंकि तुम्हारे पास, चाहे तुम फिजिकली उतने फिट नहीं हो, लेकिन तुमने अपने सारे आर्म्स इतने जबरदस्ती स्ट्रांगली बना लिए कि यू आर हैविंग अ बुलेट एंड अ गन एंड यू कैन किल दैट एनिमल। इसलिए तुम उसके साथ पंगा लेते हो और उसे मार डालते हो। वो आपके बच्चों को यूं उठा के नहीं मार देते, लेकिन आप उनके बच्चों को भी मार सकते हो। तो पॉइंट इज कि क्या तुम ये सब समझने के बाद ये समझ पाओगे कि नेचर सिर्फ उन्हीं के साथ चलना चाहती है जो वाकई अच्छे होते हैं। लेकिन वरना क्या होता है, इरेडिकेट करने में कितना टाइम लगता है। नेचुरल सिस्टम 2 सेकंड में आप सबको ठीक कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है बेटा, साइंस पढ़ने का पहला मतलब यही है, क्योंकि आज हम बहुत दिनों बाद इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। द ट्रू साइंटिस्ट, द ट्रू पर्सन हु इज नोइंग द वैल्यू ऑफ साइंस इज नॉट गोइंग टू बी क्रूअल एट ऑल। वो क्रूअल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तुम्हें अपने स्किन का स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा, तब तुम्हें अपना नर्वस सिस्टम समझ आएगा, तुम्हें दूसरे का नर्वस सिस्टम भी तो समझ आएगा। जब तुम्हें ये पता चलेगा कि चूंटी काटने पे दर्द होती है, तो तुम्हें ये भी तो समझ आएगा कि उस एनिमल के भी चूंटी काटने पे दर्द होती है। जब तुम्हारे अपने मरते हैं तो तुम्हें दुख होता है, तो एनिमल्स को भी वैसा ही दुख होता है। तो इन दिस वे, अगर आप नेचुरल और नेचर को समझते हो, साइंस को जानते हो, तो सबसे पहला पॉइंट
यानी आप सब स्टूडेंट्स जो भी मेरे से पढ़ रहे हैं, आई विश बेटा साइंस पढ़ने का मतलब है नेचर को समझना। कोई साइंटिस्ट ने महान काम नहीं कर दिया, जो एग्जिस्ट कर रहा था बस उसी को एक्सप्लोर किया है। हिमालय एग्जिस्ट कर रहा है, हम उसे एक्सप्लोर कर ले तो हमने क्या महान किया? हमने सिर्फ एक हिडन चीज को निकाल के बाहर दिखा दिया लोगों को, चीज तो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। तो एग्जिस्टिंग चीजों को जानने में इतना अहंकार, इतना घमंड नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जब भी कुछ काम करते हो ना, तो आपके मन में आता है ये लो जी मेरे को मेरे नंबर बहुत आ रहे हैं, आई एम द टॉपर, आई एम द इंटेलिजेंट वन, मैं क्लास टॉपर हूँ। होता है थोड़ा सा दिमाग है ना, आफ्टर ऑल इधर उधर हो जाता है। तो पॉइंट याद रखना है बेटा, ये दिमाग आपको किसी की देन है, इट्स अ गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम समवन स्पेशल। और जिसने ये गिफ्ट आपको दिया है उसने आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी हैं। तो नेचर जब आपको कोई ब्रेन देती है, आईक्यू देती है, आपको अच्छे घर में पैदा करती है, तो नेचर आपसे कुछ अच्छी बातों की उम्मीद करती है कि यू आर गोइंग टू बी गुड, you are going to do something wonderful, you are going to do something for this nature itself। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अगर किसी को कोई चीज दूंगी तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि ये आदमी उसका जेन्युइन यूज करे, ऐसे ही आप भी करोगे। तो आपके पास ये जो ब्रेन है, ये जो आईक्यू है, जिससे आप अच्छे अच्छे नंबर लेके आते हो, जिससे आप साइंस को समझ पाते हो। आप लोग को क्लास में 70 बच्चे अगर होते हैं ना, तो उनमें से साइंस सिर्फ 20 के करीब लेते हैं, बाकी कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज लेते हैं। जिसको ह्यूमैनिटीज मिल रहा है उसका साइंटिफिक ब्रेन नहीं है, लेकिन उसको आर्ट समझ आता है, तो उसके पास एक अलग तरह का कैलिबर है और आपके पास एक अलग तरह का कैलिबर है। जो अलग तरह का कैलिबर आपके पास है, क्या आप उसका बेस्ट पॉजिटिव पॉसिबल यूज करोगे? अबाउट एटम वी कैन से दैट कि न्यूक्लियस इज इन द सेंटर और इलेक्ट्रॉन इज अराउंड द न्यूक्लियस, और हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है, इसलिए वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साइड पर कहीं पर भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस। तो किसी शेल में नहीं घूम रहा है, वो कहीं पे भी हो सकता है अराउंड द न्यूक्लियस। और जहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी ये चांस की बात है ना, हर डॉट जो है क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन शायद यहाँ होगा, शायद यहाँ होगा एंड सो ऑन। तो एवरी डॉट इज इंडिकेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रॉन। बेटे जहां पे मैं बहुत थिक से बना रही हूँ डॉट्स, इसका मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, और जहां पे मैं थिन बना रही हूँ इसका मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। तो वो कहते हैं कि ऐसे आपके पास इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है। हम ये कभी नहीं कह पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं हो सकता, ऐसा। तो एटम कुछ ऐसा है, यानी फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है तो न्यूक्लियस सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है अराउंड दैट न्यूक्लियस, और वो कहीं पे भी हो सकता है। सिर्फ यहाँ पे कहीं कहीं पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, कहीं प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, बस इतना हो सकता है। अब वो कहते हैं दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन एन ऑर्बिटल अराउंड न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहता है, और ऑर्बिटल को डिफाइन कैसे करता है वो? ऑर्बिटल इज अ 3-dimensional region around the nucleus, 3-dimensional region around the nucleus where there is 90 to 95% probability of getting electron.
यानी ऑर्बिटल वो रीजन है जहां पे हमें भी पता है कि 90 to 95% इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, और इसे हमने बोला ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिटल वो रीजन है जहां 90 से 95% तक के डॉट्स हमें नजर आएंगे, यानी एक थिक सी बाउंड्री जहां नजर आ रही है ये ऑर्बिटल है, फिर बाकी इधर उधर सब जगह ये ऑर्बिटल का वो 0.5% है, 5 to 10%। तो क्या इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे हो सकता है? आंसर इज यस। क्या इलेक्ट्रॉन स्पेस में हो सकता है? यस। वो ना ही नहीं कहेंगे, वो आपसे कहते हैं कि वी आर नॉट सेइंग कि नहीं, हम ये कह रहे हैं कि 5 से 10% तक कहीं पे भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए जरा ध्यान से देखो, आपका एड्रेस हम कैसे पता चलते हैं? व्हाट इज द एड्रेस? हम कहते हैं इट्स पहले हम बताते हैं एरिया यानी फेज या सेक्टर, चंडीगढ़ में रहते हैं तो सेक्टर, मोहाली में तो फेज या सेक्टर, और उसके बाद एक लेन, एक हाउस नंबर, उसका फ्लोर, दैट इज योर एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है वो जगह जहां पे 90 to 95% आपके होने के चांसेस है। यानी जब हम लेटर पोस्ट करते हैं या हम कोई मैसेज भेजते हैं तो वी आर हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कि हमने आपको मैसेज भेजा, 90 to 95% चांसेस आपके पास क्या होंगे कि वो आपके घर पे डिलीवर हो जाए, क्योंकि आप वहीं मिलोगे। लेकिन क्या आप अपने घर पे 100% होते हो? तो आंसर इज नो। आप हो सकता है कि आप उस टाइम पे मार्केट चले गए, हो सकता है आप स्कूल चले गए, हो सकता है कि आप वहां से निकल के कहीं आउटसाइड मतलब अपनी सिटी से बाहर कहीं घूमने चले गए। तो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यू इज नॉट जीरो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। किसी भी पूरे संसार में मैं कहूँ कि आपकी प्रोबेबिलिटी वहां तो हो ही नहीं सकती, ये गलत है। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस। तो हमें लगता है कि शायद आपको, मैम अगर आप ये कहोगे कि ऑस्ट्रेलिया तो मैं जा ही नहीं सकता, मेरा पासपोर्ट ही नहीं है, दैट इज अ नेचुरल, वो तो आपका ह्यूमन सिस्टम है ना, वो बातें छोड़ के वो कहते हैं कि चांस की बात है कि आज से 6 महीने बाद आप कहाँ हो गए, तो यू कांट से मैं अपने घर पे होऊंगा। आज से 6 मंथ बाद आपकी प्रोबेबिलिटी कहीं पे भी हो सकती है, इट कैन नॉट बी जीरो एट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड। इवन स्पेस में भी हो सकती है, कोई पता नहीं कैसे क्या प्लान बन जाए और कैसे कैसे क्या हो जाए, एंड यू डोंट नो। जैसे कोरोना के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि हम ऐसी जिंदगी भी जिएंगे जिसमें हम घर के अंदर रहेंगे, ना स्कूल खुलेंगे, ना स्कूल बसेस होंगी, है ना। नो वन हैज प्लान्ड लाइक दैट। कोई होटल इंडस्ट्री नहीं चल रही थी, ऐसे एकदम से लॉक हो गया सब कुछ। तो जैसे ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता था। तो ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट वो यहाँ लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है पोजीशन के रिगार्डिंग भी। तो ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिट तो हमें समझ आता था एक शेल, वो कहते हैं ऑर्बिट छोड़ दो, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट की बात नहीं कर सकते आप। इलेक्ट्रॉन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी है, डाउट, चांस, मैटर ऑफ चांस की बात है। वो कहाँ होगा? ज्यादा चांसेस तो यही है कि वो आसपास ही हो, क्योंकि अट्रैक्शन के पास रहने में मजा आता है। लेकिन 5 to 10% चांसेस हमेशा होते हैं कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहीं दूर चला जाए, फिर घूम फिर के वापस आ जाए, एक्साइटेड स्टेट, लोअर स्टेट, ये सब चलता रहेगा। इट्स ऑल गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन। तो अब हम ये कहने वाले हैं, अब हम इलेक्ट्रॉन को कहाँ ढूंढेंगे? ऑर्बिटल में। तो अब आपका इलेक्ट्रॉन शेल में नहीं है, वो एक ऑर्बिटल में है जिसमें वो 90 to 95% हमें मिलेगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ आई कि अब हम ऑर्बिट से हटकर कहाँ पहुंच गए हैं? ऑर्बिटल में आ गए हैं। यानी बोहर से 2, 4, 5 कदम आगे समझ लिया। देखो बोहर को भी इसी ब्रेन से ही, इंस्टिंक्ट से ही इनसाइट मिला, श्रोडिंगर को भी वहीं से इनसाइट मिला, लेकिन डेप्थ ऑफ इनसाइट दोनों की अलग अलग है। जो बोहर कह रहा है वैसा वैसा ही इसने भी कहा, लेकिन इसने 2, 3, 4 स्टेप आगे जाके सोचा है, एंड दैट इज द पॉइंट। ठीक है, अब ये कहता है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे ढूंढना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैन बी नोन बाय 4 क्वांटम नंबर्स। तो ये मॉडल हमें कहता है कि हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स हैं जिनके बेसिस पर आप किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जान सकते हो।
you can understand the address of electron by 4 quantum numbers. So there are 4 quantum numbers with the help of which we can understand the address of an electron. These 4 quantum numbers are, one is principal quantum number. पहला हमारे पास है principal quantum number. इसका सिंबल होता है n. Second is angular or azimuthal quantum number. Symbol of this is L, small l. Third is magnetic quantum number. And the fourth is spin quantum number. तो there is magnetic quantum number, symbol है m. Spin quantum number, symbol is small s. तो आप कहते हो n, l, m and s. These are the symbols of 4 quantum numbers. जब आप ये 4 quantum numbers समझ जाओगे तो आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढना, उसकी कन्फिग्रेशन लिखना, ये सब सीख जाओगे. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा सिटी, हमने शहर का नाम बता दिया. फिर आप चले गए सेक्टर, हाउस नंबर एंड देन रूम नंबर. तो आप कहोगे ये आपको एक बहुत बड़ा रीजन बताएगा, ये उससे छोटा रीजन बताएगा, और प्रिसाइज हो जाओगे और फाइनली बिल्कुल सही से इलेक्ट्रॉन को ढूंढ लोगे. इन 4 क्वांटम नंबर्स में से फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स आर फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. तो फर्स्ट 3 n, l and m are from Schrödinger wave equation. और स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं है, वो हमें सिर्फ अलग से इंट्रोड्यूस करना पड़ा टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक स्पिन. तो अब मुझे एक एक करके एक एक क्वांटम नंबर समझाना है. जब आपको ये सारे क्वांटम नंबर समझ आ जाएंगे तो ये मॉडल समझ आ जाएगा. यानी दिस इज द क्रक्स ऑफ द टॉपिक. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. The first quantum number we are going to start is principal quantum number. Symbol small n. But a principal quantum number is going to tell about the shell. It tells us about the shell in which electron is present. तो ये क्वांटम नंबर बोहर मॉडल जैसा ही है. यानी बोहर यहां तक सोच गया था और वो उससे अगले 2 स्टेप नहीं सोच पाया था. तो आप समझो कि बोहर का मॉडल, जैसे मुझसे अब मेरे से अरमान ने पूछा था कि हम रदरफोर्ड मॉडल क्यों पढ़ रहे हैं, जब वो रिजेक्ट ही हो गया. अब आपने नोट किया रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस ढूंढ लिया था और अब तक हम न्यूक्लियस के बारे में कोई बात नहीं कर रहे. यानी उसका वो जो न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट है कि न्यूक्लियस होता है, सेंटर में होता है, उसमें मास सारा कॉन्सेप्ट, वो बिल्कुल ठीक है. इसका मतलब रदरफोर्ड बिल्कुल शुरू में ही, यानी जैसे आप किसी डीप सी में डाइव करना था, आप अभी 100 मीटर पे डाइव करके ऊपर वापस आ गए, तो आपको लगा दुनिया ना 100 मीटर वाली दुनिया ही है, बस वहाँ पे बड़ी बड़ी सी फिशेस थी, ये था वो था. यू आर गोइंग टू टेल अस दैट अबाउट दैट. लेकिन फिर कोई आया वो 200 मीटर तक डाइव कर गया, तो उसने हमें बताया नहीं इसके अलावा बहुत सारी स्पीसीज है. तो इन द सेम मैनर हर एक साइंटिस्ट कुछ डीप डाइव करता है इन द सी ऑफ नॉलेज, और जब वो डीप डाइव करता है जितनी उसकी डेप्थ होती है डाइविंग की, उतनी की नॉलेज वो बाहर निकाल पाता है.
और फिर वो हमें कुछ बताता है, फिर हम कहते हैं नहीं थोड़ी और डीप चलते हैं, थोड़ा और डीप चलते हैं, एंड अल्टीमेटली वी रिसर्च, वी डू समथिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो हमारी जो साइंस है बहुत आधी अधूरी है, क्योंकि अभी तो हम प्रोसेस शुरू ही किया है ना। तो आपके पास कह रहे हैं इट इज गोइंग टू टेल अबाउट द शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। देखो जरा मैं जस्ट ड्रॉ कर रही हूँ। N1 the first shell, N2 second shell, N3 third shell। ये मॉडल कहता है कि MVR is NH upon 2 pi। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल is MVR which is equal to NH upon 2 pi। बताओ जरा, ये किसका फॉर्मूला है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल बाय बोहर। ये फॉर्मूला कहता है रेडियस ऑफ NH शेल is 0.529 into n square by z एंगस्ट्रॉम। तो किसी भी शेल का साइज देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। एनर्जी -13.6 z² by n²। वेलोसिटी 2.18 10⁻⁶ z by n मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे फॉर्मूलाज, तो आप कहोगे वैल्यू ऑफ n कैन टेल अस अबाउट एनर्जी ऑफ शेल, radius of a shell, velocity of electron in a shell, angular momentum of electron in a shell। साइज और एनर्जी ये आप इसी से पता कर पा रहे थे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a shell is equal to 2n square। यानी अगर आपका n1 होता तो आपके पास वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दिस इज मैक्सिमम नंबर। अगर n2 होता तो वी आर गोइंग टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड शेल में देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2n स्क्वायर, राइट? हाँ जी बेटा, ये बात समझ आई? अब जब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का नंबर 2n स्क्वायर से निकाला जा सकता है, और हमें क्या पता चल रहा है? वी आर नोइंग अबाउट शेल। हमें शेल के बारे में समझ आ रहा है। यानी वो कहते हैं कि शेल का मतलब है कि सिर्फ आप एक एटॉमिक बिल्डिंग, यानी एटम अगर एक बिल्डिंग की तरह इमेजिन करूं, तो शेल का मतलब आपको सिर्फ फ्लोर पता चल रहा है कि मैं कहाँ रहती हूँ। तो फ्लोर तो बहुत बड़ा होगा ना, उसमें मैं कहीं पे भी हो सकती हूँ और उस पर और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो कह रहे हैं शेल मतलब यू आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द शेल, यानी फ्लोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एग्जिस्टेंस। ठीक है? हर फ्लोर के ऊपर फिर क्या होते हैं? रूम्स होते हैं, और हर रूम के अंदर फिर क्या होते हैं? बेड होंगे, और फिर एक पर्टिकुलर बेड आपका होगा जिसपे आप अपना स्टे शो करोगे। तो ऐसे ही हम एटम को समझने वाले हैं कि पहले हम ये देखेंगे किस डिस्टेंस पे उसका फ्लोर है। उस फ्लोर के ऊपर वहां पे क्या बने हुए हैं? सम रूम्स, यानी सब शेल्स, और फिर उन सब शेल्स के अंदर क्या है? ऑर्बिटल्स,
और फिर उन ऑर्बिटल्स में कौन रह रहा है? इलेक्ट्रॉन, 90 to 95%, राइट? तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बता रहा था? एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी, these things can be explained by using principal quantum number. हाँ जी बेटी, यहाँ तक बताओ. Any doubt if you have? क्लियर हो गया? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नथिंग एल्स, इट इज सिंपली बोहर्स एटॉमिक मॉडल. अब फर्क क्या है बेटे? बोहर कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस फिक्स्ड है, ये मॉडल कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस अगर निकालोगे तो मोमेंटम गलत है, यानी ये वैल्यू अलग अलग से निकाल सकते हो, साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते. तो डिफरेंस सिर्फ इतना है, फॉर्मूला वही रहा, बट वो कह रहे हैं कि आप प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हो, आप श्योरिटी की बात नहीं कर सकते. ठीक है जी. सेकेंड क्वांटम नंबर पे चलते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड क्वांटम नंबर दैट इज कॉल्ड एंगुलर क्वांटम नंबर, or we can say azimuthal quantum number. तो एंगुलर क्वांटम नंबर और azimuthal quantum number symbol is L. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वांटम नंबर है. Now this quantum number tells about the subshell in which electron is present. ये आपको उस रूम की इंफॉर्मेशन देगा, यानी जिसे हम क्या बोल रहे हैं? सबशेल. पहले हमने क्या पता कर लिया था? फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. तो जैसे 0th फ्लोर नहीं होता ना, ग्राउंड फ्लोर इज नॉट देयर इन एटॉमिक बिल्डिंग. एटम की बिल्डिंग में कोई ग्राउंड फ्लोर नहीं होता, सीधा ही फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ऐसे हमने डिफाइन किया. अब वो कह रहे हैं उसके ऊपर क्या है? सबशेल्स हैं, यानी फ्लोर के ऊपर अगर ये फ्लोर है तो उसके ऊपर एक रूम है, यानी यहाँ पे अब आप सबशेल की बात कर रहे हो. तो ये न्यूक्लियस, ये शेल इमेजिन कर ली हमने, और ये हमारे पास हो गई सबशेल. Now, value of L is equal to 0 to n minus 1. यानी आपकी जो L है उसकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 0 से n minus 1 तक. और हम कहेंगे नंबर ऑफ सबशेल्स इज ऑलवेज इक्वल टू n. यानी अगर n 1 है तो वहां पे 1 सबशेल होगा, यानी फर्स्ट फ्लोर पे जो भी फर्स्ट फ्लोर है पूरा एक ही रूम है, पूरे फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम बना हुआ है, वो सिंगल रूम पे बना होगा. अगर n2 होगा तो वहां कितने रूम्स मुझे नजर आएंगे? देयर विल बी 2 सबशेल्स. थर्ड फ्लोर में हाउ मेनी सबशेल्स आर देयर? देयर आर 3 सबशेल्स. तो एटम के अंदर एक सिस्टमैटिक सा पैटर्न है, जैसे किसी बिल्डिंग का पहले से प्री डिजाइन स्ट्रक्चर हो. तो कह रहे हैं आप 8th फ्लोर पे गए तो बताओ वहां पे कितने रूम्स मिलेंगे? आंसर इज 8 रूम्स. 7th फ्लोर पे गए तो कितने रूम्स? 7 रूम्स. ऐसे में बोलूंगी 7th शेल, हाउ मेनी सबशेल्स आर पॉसिबल? केवल से 7 सबशेल्स आर पॉसिबल. और वैल्यू ऑफ L की बात करें तो मान लेते हैं n इज इक्वल टू 1, तो L की वैल्यू होगी 0. यानी आप फर्स्ट फ्लोर पे गए, वहां पे एक ही सबशेल है,
और उस सबशेल का नंबर क्या है 0, यानी उस रूम के दरवाजे के बाहर लिखा हुआ है 0 नंबर रूम। ठीक है, अब 0 रूम को अगर मैंने इंग्लिश में बताना हो तो मैं कहूंगी एस रूम। ऐसे मैं सेकेंड फ्लोर पे जा रही हूँ, बेटे सेकेंड फ्लोर पे पहुंच गए हैं। बताओ एल की कितनी वैल्यूज होंगी, हाउ मेनी वैल्यूज एंड व्हाट आर द वैल्यूज? कितनी वैल्यूज होंगी? 2। कौन कौन सी? 0 एंड 1। तो आप कहोगे सेकेंड फ्लोर पे एक 0 रूम होगा जिसको आप कहोगे ये एस रूम है, और 1 रूम का अल्फाबेटिकल नेम रखा पी रूम। तो जिनको तो नंबर्स की भाषा समझ आती है उनको तो 0 1 समझाएंगे, और जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं उसको हम कहेंगे वहां रूम के ऊपर क्या लिखा हुआ है एस, इसका मतलब 0 रूम में चले जाओ। पी रूम है मतलब रूम नंबर पी मतलब 1 है, तो यू कैन गो और नॉट, नहीं आपका रूम है इसमें नहीं आप जा सकते ऐसे। तो हमने n इज इक्वल टू 2 लिखा, तो क्या लिखा? l इज 0 एंड 1। अब मुझे बताओ इफ n इज 3 तो l क्या होगा? 0 1 एंड 2। ठीक, 0 1 एंड 2 में 0 को अभी भी क्या कहेंगे s, 1 को कहेंगे p और 2 को कहेंगे d। ये नाम रखे जा रहे हैं। 0 रूम को हम अल्फाबेटिकली s कह सकते हैं, ये इसका नाम रखा है अल्फाबेट्स में। 1 को हम p कह रहे हैं, 2 को d कह रहे हैं। चलो बताओ मुझे, इफ n इज इक्वल टू 4 तो l क्या होगा? 0 1 2 3। 0 हो जाएगा s p d f। तो हमें ये याद करने पड़ेंगे S P D F। तो 0 is going to be 1, 0 is going to be S, 1 is going to be P, 2 is going to be D and 3 is going to be F। अब S P D F साइंटिस्ट ने, क्योंकि तो हमारा अपना नंबर है ना, हमने अल्फाबेट्स बनाए, हमने नाम लिखे, हमने सब कुछ किया, तो साइंटिस्ट को पहले लगा शायद इतना ही होगा, फिर वो तो हैरान ही हो गए, वो कहते इससे आगे भी हो सकता है। तो वो कहती है अब गलती कर दी, हमें ABCD रखना चाहिए था तो आसानी से याद होता, लेकिन अब हम गलती कर चुके थे। अब वो कहते हैं इफ n इज 5 तो l क्या होगा? और ये बनेगा S P D F G। अब F के बाद हम G H I शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें समझ आ गया था कि हमसे गलती हो गई है SPDF सिलेक्ट करके, पर हम इतनी सारी बुक्स लिख चुके थे, यानी इतनी सारी पब्लिशिंग हो चुकी थी, तो हमने सोचा इतना क्या वेस्ट करना, SPDF को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, F के बाद G फिर H एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास हो गया सबशेल। आप किसी भी फ्लोर पे जाते हो वहां पे आपको सबशेल्स मिलेंगी, उन सबशेल्स को आप क्या नाम दे रहे हो? अल्फाबेटिकल नेम भी दे रहे हो और नंबर भी दे रहे हो। तो अब आप देखो फर्स्ट फ्लोर पे गए, वहां पे कितने रूम्स हैं? हाउ मेनी रूम्स आर देयर? 1 रूम। उस 1 रूम के आगे क्या लिखा होगा? 0। 0 रूम है, यहाँ पे क्या लिखेगा? S लिखा होगा। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे n अगर 1 है और l 0 है तो मैं उस रूम के आगे का टैग लगाऊंगी, उसका नंबर प्लेट होगा 1S। तो नेम ऑफ अ सबशेल। अब वो कहते हैं किसी सबशेल का नाम कैसे लिखते हैं? देखो मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखो। फर्स्ट फ्लोर 0 रूम 1S, तो वहां बाहर दरवाजे पे 1S लिखा हुआ है, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो। अब बताओ, हम सेकेंड फ्लोर पे चले गए हैं, कितने रूम्स हैं मेरे पास? देयर आर 2 रूम्स। इस रूम का नाम क्या रखेंगे? व्हाट इज द नेम ऑफ द रूम 2 and 0? तो कहते हैं 2S।
इट शुड बी नेम्ड एज 2s। तो बताओ 1 के साथ क्या नाम लिखोगे? 2p। जैसे आप कभी होटल्स में जाते हो तो होटल्स में जब जाओ तो कहते हैं रूम नंबर 301 चले जाओ, तो आप एकदम से समझ जाते हो कि 3rd फ्लोर में फर्स्ट रूम में जाना है। तो आपने ये आइडिया कैसे लगा रखा है? यू हैव जस्ट आइडेंटिफाइड कि 3 मतलब 3rd फ्लोर और 1 यानी फर्स्ट। ऐसा तो ना वहाँ 300 कमरे होते हैं, किसी भी होटल में 300 रूम्स तो नहीं होते जिसमें आप गए थे। वहाँ पे 301, 801 मतलब 8th फ्लोर फर्स्ट रूम, 7th फ्लोर 3rd रूम। मेरा रूम नंबर है 1306, इट मीन्स 13th फ्लोर पे 6th नंबर रूम में मैंने जाना है। ऐसे ही वो आपसे कह रहे हैं जब आपने 2s देखा तो आप एकदम से क्या समझोगे कि 2nd फ्लोर पे s वाले रूम में मैंने जाना है जिसका l क्या होगा? 0। अब बताओ 3rd फ्लोर पे चले जाते हैं, हाउ मेनी रूम्स आर गोइंग टू बी देयर? यस, तो आप होगे l होगा 0, L1, L2, इसको मैं कहूंगी 3s। This will be named as 3p and 3d। तो 3rd फ्लोर पे यानी 3rd शेल पे आपके पास 3s, 3p, 3d ये 3 रूम्स यानी 3 सब शेल्स आपको मिलेगी। चलो जी 4th फ्लोर पे चले जाओ और बताओ क्या नाम रखोगे आप 4th फ्लोर की सब शेल्स का? ओके, 5th पे भी चले जाते हैं। 5s, 5p, 5d, 5f, 5d तक, 5f तक या आगे? बताओ 5 कहां तक जाएगा? till G, करेक्ट। चलो जल्दी से इनके नाम लिख दो। यानी 4 and 0 मतलब क्या हो जाएगा? 4-1, 4-2, 4-3, then 5-1, 5-2, 5-3, 5-5, 5-4। ये बनेगा 4s, this is 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g। तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द सबशेल्स। यहां तक बताओ बेटे, समझ आया सबको? तो अब आप सबशेल्स को, हाँ जी बेटे बोलो यश, एनी डाउट? यहां तक क्लियर है ना? क्लास में से कुछ बच्चे चले गए हैं, क्या हो गया? मयंक है तो दीपांश, अक्षिता। हाँ जी बेटा, तो सबशेल समझ आ गई और शेल समझ आ गया। अब वो कहते हैं ये जो सबशेल आपको समझ आया है, इससे हमने डिराइव क्या करना है? ये जो S, P, D, F, G, ये S जो है ये हमने लिया है फ्रॉम द टर्म शार्प। शार्प से साइंटिस्ट ने S लिया। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से P लिया। डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड का D उठा दिया। फंडामेंटल, फंडामेंटल का F लिया। तो आप कहते हैं शार्प से हमने S बना दिया था, P प्रिंसिपल तो P, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। तो बेसिकली क्या किया था? SPDF उन्होंने किसी, जैसे हमने लाइमन पावर पास्टल ब्रैकेट भी फाइंड किया था, तो उन्होंने जब एटॉमिक सिस्टम को समझना शुरू किया तो उनको वहां पे कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आई जिनकी नेचर हमें क्या दिख रही थी? जो S वाली थी वो बहुत शार्प लाइंस थी, तो उन्होंने कहा शार्प लाइन से S,
शार्प के बाद जो लाइंस रखी बनी उनको कहा गया प्रिंसिपल लाइन, सम प्रिंसिपल लाइंस आर देयर, सम डिफ्यूज्ड लाइंस आर देयर, तो उनके नाम रखे गए थे। उन नेम्स का फर्स्ट लेटर SPDF था। अब S के लिए L की वैल्यू क्या है? 0, P के लिए 1, 2, 3 एंड 4। तो आप ये कह सकते हो L is 0, 1, 2, 3, 4. This is going to be L and how we name. बेटा ये जो S है, जो S सबशेल है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे कैसे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। उसका जो फॉर्मूला है दैट इज गोइंग टू बी, यानी यहां तक आप समझ चुके हो। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला है 4l + 2। There is formula for अभी बता रही हूँ, we'll do it rhythm, एक मिनट अभी बता रही हूँ मुझे। Number of electron in a subshell is 4l + 2। तो आप बताओ S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 × 0 + 2। यानी जब आप फर्स्ट फ्लोर पे गए वहां पे एक ही रूम था S, और S रूम में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे? 2। दिस इज द रीजन आप फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डालते थे। याद आया? P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 4 1s are 4 + 2 is 6। D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10। F में और G में कैलकुलेट। 12 नहीं, ठीक से करो। कितना है? 4 3s are 12 + 2 14 इलेक्ट्रॉन। 4 4 प्लस करना है, बस 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, और अब आ जाएगा 4 4 + 2 18। The maximum number of electrons in a subshell can be calculated by the formula 4l + 2. Next point हमारे पास है shape of a subshell. तो ये क्वांटम नंबर आपको बताता है shape of a subshell. ये कहता है जो S सबशेल है वो स्फेरिकल है, बॉल जैसी होती है। ये जो रूम है ये बॉल जैसा है, यानी यू कैन ड्रॉ इट एज अ स्फीयर। आप ऐसे स्फीयर सा इमेजिन कर सकते हो। जो P सबशेल है उसकी शेप है डंबल। तो डंबल शेप यानी ये रूम बड़ा ही स्टाइलिश सा डंबल सा रूम है, यानी हमारी दुनिया की तरह नहीं सारे रूम एक ही जैसे स्क्वायर स्क्वायर से, क्यूब क्यूब से, नॉट लाइक दैट। क्यूबॉइड और क्यूब्स में नहीं रहते इलेक्ट्रॉन्स। डी रूम जो है वो डबल डंबल है। When I say double dumbbell, तो आप इमेजिन कर सकते हो डबल डंबल। अब मैं बताओ डॉटेड लाइन क्यों ड्रॉ कर रही हूँ? Why I am not making lines? Yes, because we don't know the exact position. हमें तो probability पता है ना। अब probability का क्या मतलब वहाँ पे डॉट डॉट लगाओ, और F हम कहेंगे it's going to be complicated. F की शेप अभी तक हमारी समझ से परे है। The shape of a subshell is explained by angular quantum number.
तो हमने कहा S जो है उसको क्या बोला गया? S subshell is a subshell in which 2 electrons are possible and it is spherical. Angular momentum of electron in a subshell is having the formula h upon 2 pi L into L plus 1 under the root. Formula for angular momentum of electron in a subshell is h upon 2 pi L into L plus 1 under the root. तो आप बताओ S के लिए L हो जाएगा 0, तो एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? कैसे? कितना है? यस, इसीलिए आपने L0S, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम 0 आ रही थी तो आपने इसको 0 ले लिया और इसको क्या नाम दिया हुआ है? S। अब बताओ अगर P होता तो L की वैल्यू क्या होती? 1। तो आप कहते हैं h upon 2 pi 1 into 1 plus 1 under the root, क्या था? root h upon 2 pi। अब बार बार ये वैल्यू लिखना थोड़ा मुश्किल था, बच्चों के लिए भी याद करना मुश्किल था। हमने इस पूरे को क्या बना दिया है? 1। We just have taken this value is equal to 1. D के लिए L क्या हो जाएगा? 2। Yes. तो 2 into 2 plus 1 या क्या? root 6 h upon 2 pi. तो we can calculate angular momentum also. और जो spherical होता है ना, सफेयर की एंगुलर मोमेंटम हमेशा 0 आती है, इसीलिए S की शेप क्या आ रही थी? स्फेरिकल। किसी भी सफेयर का जो इक्वेशन बनता है एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन, सफेयर के लिए एंगुलर मोमेंटम हमेशा 0 होता है। डंबल का एंगुलर मोमेंटम ये होता है, डबल डंबल एंगुलर मोमेंटम इज दिस मच। इससे अगली एंगुलर मोमेंटम की शेप हमें अभी तक समझ नहीं आई है, इससे हमने कह दिया इट इज कॉम्प्लिकेटेड। तो ये हमारे पास था एंगुलर क्वांटम नंबर, यानी एजीम्यूथल एंड फिर एंगुलर, एजीम्यूथल और एंगुलर क्वांटम नंबर वी हैव डन। अब नेक्स्ट क्लास में इस क्वांटम नंबर की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास वी आर डूइंग द प्रैक्टिस। यानी आपको ये समझना था, समझा दिया, अब इसको अप्लाई करना पड़ेगा, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस इट फर्दर एंड दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट 2 क्वांटम नंबर्स n एंड l। समझ आया सबको? एनी डाउट्स? चलो ओके जी, थैंक यू बेटा, इसे पढ़ लेना अच्छे से, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे पढ़ेंगे। ओके जी, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।